हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मुग़ल साम्राज्य के मुग़ल काल के ऊपर बेस्ड होंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुग़ल जो थे वो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद में थी। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया तथा उसे 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये आपने याद रखना है। अब इनके हम जो शासक हुए थे वो उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाबर जो था, जहीरुद्दीन बाबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल जो थे वो बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। वे मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो 1526 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण जो था वो 1519 में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलू गनीगार खानम था। वे अपने पिता की तरफ से तैमूर का और माता की तरफ से चंगेज़ खां का वंशज था। ये आपने याद रखना है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था और चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर ने महमूद लोधी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था, अफगानों को संगठित करके लाया था, उसे पराजित किया था। तो घाघरा का जो युद्ध था वो 1529 में हुआ था। उसके बाद बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबरनामा लिखी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया था तथा युद्ध की नई नीति तुलगमा नीति अपनाई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। ये भी आपने याद रखना है। बाबर की जो मृत्यु थी वो 1530 में आगरा में हुई थी। उसी तरह अकबर ने बाबर का जो मकबरा था वो आगरा से काबुल स्थानांतरित किया। काबुल जो है आपको पता होगा ये अफ़गानिस्तान में है। बाबर के अलावा जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र ऐसे मुग़ल शासक हैं जिनके जो मकबरे हैं वो भारत से बाहर बने हुए हैं। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नसीरुद्दीन हुमायूं 1530 में आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था वो बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। उसका प्रमुख शत्रु जो था वो शेरशाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध में पराजित किया था। तो हुमायूं का जो प्रमुख शत्रु था वो कौन था? वो शेरशाह सूरी था। 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी थी। इस आधार पर हुमायूं का जो शासनकाल था वो 2 चरणों में विभक्त हो गया था। पहला जो चरण था वो 1530 से लेकर 1540 तक था। उसके बाद वे कन्नौज के युद्ध में पराजित होने पर भारत से बाहर चला गया और उसका जो दूसरा शासनकाल था वो 1555 से लेकर 1556 तक था। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं जो था वो आरंभ में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में रहा और बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। 1555 में ईरान के शाह और बैरम खान की मदद से उसने पुनः दिल्ली की सत्ता जो थी वो हासिल कर ली थी। 1556 में दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी।
हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध जो है वो कौन-कौन से हैं? वो आपका दोराहा का युद्ध है 1531 में हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, बेलग्राम का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध जो था वो 1555 में था। हुमायूं जो था वो ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं सूर्यवंश के बारे में। भी आपको पता होगा हुमायूं को जो प्रमुख शत्रु था वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जो असली नाम था वो फरीद था। उसने शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी उसे। चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1539 में तथा कन्नौज के युद्ध में 1540 में हराकर 1540-45 तक भारत पर शासन किया। 1545 में कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसमें एक गोले के विस्फोट से शेरशाह की जो मृत्यु हो गई थी, यह भी आपने याद रखना है। शेरशाह का जो असली नाम था वो फरीद था। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है, बिहार में है। शेरशाह के शासन में भूमि को उत्पादकता के आधार पर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत जो थी वो भी शेरशाह सूरी ने की थी। डाक प्रथा का प्रचलन जो था वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। भूमि को नापने सिकंदरी गज का जो प्रयोग किया जाता था, उसने उपज का 1/3 भाग भूमि कर निश्चित किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके बाद उसने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाए। उसने यमुना नदी के किनारे पर एक नगर की स्थापना की तथा पुराने किले में किला एक कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था वो उसका पुत्र इस्लाम शाह था। ये भी आपने याद रखना है। शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो उसका पुत्र इस्लाम शाह था। अब बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कालानौर में हुआ था। 1560 में तक अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान को वकील नियुक्त किया था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था अकबर और हेमू विक्रमादित्य में। उसके बाद 1561 में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया था। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके समय में उजबेगों, मिर्जाओं और यूसुफ जाइयों का विरोध हुआ था। 1571 ईस्वी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की और उसने उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा जो था वो बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बुलंद दरवाज़ा जो था वो किसके उपलक्ष्य के पर बनाया गया था अकबर द्वारा? तो वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 1576 में हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर ने सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना की। कब की थी? 1575 ईस्वी में की थी। उसी तरह दक्षिण विजय के अंतर्गत अकबर ने खानदेश 1591, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़ को जीता था। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद-ए-इलाही, जिसे दीन-ए-इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की थी। दीन-ए-इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। सलीम जो था, जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। आपको पता होगा यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की जो थी मृत्यु हो गई थी। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति कौन कौन थे? बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, हकीम, हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, ये जो थे वो अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की थी। अकबर नक्कारा वादन में पारंगत था। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अबूसमद को तथा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। उसके बाद अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रमज़ानामा नाम से अनुवादी बदायूनी नकीब
खान द्वारा करवाया था। पंचतंत्र का अनुवाद जो था वो अबुल फजल ने अनवार ए सुहेली नाम से किया था। ये भी आपने याद रखना है। अकबर के जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कौन से हैं? दास प्रथा का अंत 1562 में किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, इबादत खाने की जो स्थापना थी वो 1575 में की थी, मजहर की घोषणा 1589 में की थी, दीन इलाही की जो स्थापना थी वो 1582 में की थी, इलाही संबत की शुरुआत जो थी वो 1583 में की थी, राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी 1585 में। उसके बाद 1580 में अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति लागू की। इसने इसे राजा टोडरमल का साथ मिला जो उसका दीवान था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। 1605 में एक अकबर की मृत्यु होगी और अकबर के मकबरे का जो निर्माण है वो जहांगीर द्वारा आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो थे वो अकबर के समकालीन थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था जिसे जहांगीर ने पकड़वा कर अंधा करवा दिया था। ये भी आपने याद रखना है। जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दे दी थी। ये आपने याद रखना है। उसी तरह जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां की माँ जो थी वो अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा था जिसने सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य कर दिया था, मजबूर कर दिया था। 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की और 1626 में महावत खां के विद्रोह को दबाया था जहांगीर ने। उसी तरह जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर ने अक्का इरीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। उसी तरह उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी की रचना की थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के शासन में काल में प्रथम अंग्रेज मिशन जो था वो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। उसी तरह सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया था जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। ये आपने याद रखना है। और जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण है वो नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। अब बात करते हैं हम शाहजहां के बारे में। तो फ्रेंड्स हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो हमने डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको इससे बाहर कहीं कहीं से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ा है। तो शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। उसके बचपन का नाम जो था वो खुर्रम था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण था वो शाहजहां ने करवाया था। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी तरह मुमताज महल की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ था। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इसके समय में खान ए जहां लोदी का विद्रोह तथा कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। किसके शासनकाल के दौरान? ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहांबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की थी। इसी से अपने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया जिसे लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। उसने इसी किले में दीवान ए खास का निर्माण करवाया। उसने स्वयं व अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा जो था वो आगरा में बनवाया था जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल के वास्तुविद जो थे वो उस्ताद ईशा खान थे तथा उस्ताद जो थे वो अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर जो है वो मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। इसका निर्माण कार्य 1632 में आरंभ हुआ था।
तो ये आपने याद रखना है। ताजमहल के निर्माण में कुल कितने वर्ष का समय लगा था? तो वो 20 वर्ष का समय लगा था। उसी तरह फ्रांसीसी यात्री वर्नियर जो था ने चिकित्सक था, वो ने सती प्रथा और जगन्नाथ की मूर्ति से अबोध लड़कियों के विवाह का वर्णन किया है। फ्रांसीसी टैवर्नियर भी इसी समय आया था। शाहजहाँ के दरबार में कविंद्राचार्य, सरस्वती तथा जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की थी। शाहजहाँ के पुत्र शिकोह, शुजा, औरंगजेब तथा मुराद थे। दारा शिकोह एक विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद अकबर के नाम से किया। शाहजहाँ के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष जो था वो आरंभ हुआ था। 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मद का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी और दारा शिकोह शाह जो था वो बुलंद इकबाल के रूप से जाना जाता था। और 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया और शाहजहाँ को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर लिया। 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु 8 वर्ष कैद में रहने के बाद होगी और इसे मुमताज़ बेगम के साथ आगरा में ही दफनाया गया। अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो जन्म था वो नवंबर 1618 में उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। सिंहासन पर बैठने से पहले वे दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा था। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये आपने याद रखना है। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी और पणदारी आदि को समाप्त कर दिया था। उसने उलेमा वर्ग की सलाह के अनुसार इस्लामी ढंग से राज किया। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसने नवरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था समाप्त कर दिया था। ये आपने याद रखना है। उसने राज्य की गैर मुस्लिम जनता पर पुनः जजिया कर लगाया था 1689 में। ये आपने याद रखना है। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसने राज्य में सार्वजनिक रूप से नृत्य तथा संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में वे खुद एक कुशल वीणा वादक था। अपने व्यक्तिगत चारित्रिक गुणों के कारण और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर था। ये काबुल से लेकर चटगांव तक और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक विस्तृत था। और उसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह और राजपूत विद्रोह हुए। उसने सार्वजनिक सदाचार के लिए महोत्सव नियुक्त किए थे। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। उसी तरह औरंगजेब ने औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण करवाया, जिसे बीबी का मकबरा या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से बीबी का मकबरा को कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 ईस्वी में हुई। उसे दौलताबाद औरंगाबाद में दफनाया गया। ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं जो उत्तर मुगल शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल शासक आए वे सभी सामान्यतः अयोग्य थे। बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता था। मोहम्मद शाह जो थे कि शासनकाल में ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था। ये आपने याद रखना है। उसी तरह मोहम्मद शाह रंगीला नाम से विख्यात था। मोहम्मद शाह द्वितीय ने उर्दू भाषा एवं संगीत को प्रोत्साहित किया था। शाह आलम द्वितीय जो था उस अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु पराजित हो गया था। शाह आलम द्वितीय के समय अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपनी पेंशन बढ़वाने इंग्लैंड भेजा था। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह द्वितीय जफर ने था। 1857 के विद्रोह का केंद्रीय नेतृत्व किया था। विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को उसकी पत्नी जीनत महल के साथ बर्मा की रंगून स्थित मांडेले जेल में रखा गया था। बर्मा आपको पता होगा म्यांमार का ये पुराना नाम था। उसकी मृत्यु वहीं हुई और उसका मकबरा रंगून में ही स्थित है। ये भी आपने याद रखना है।
उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो थे वो कौन कौन थे? वो बहादुर शाह 1707 से 1712 तक, जहांदार शाह जो था वो 1712 से लेकर 1713 तक, फरकोयसर जो था वो 1713 से लेकर 1719 तक, मोहम्मद शाह 1719 से लेकर 1748 तक, अहमद शाह जो थे वो 1748 से 1754 तक, आलमगीर द्वितीय जो था वो 1754 से लेकर 1759 तक रहा था, शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक, अकबर द्वितीय जो था वो 1806 से लेकर 1837 तक, और बहादुर शाह जफर जो था वो आपका 1837 से लेकर 1857 तक रहा था। ये आपने याद रखना है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मुगल साम्राज्य, मुगल काल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। मैक्सिमम सभी शासकों के, जो मुगल के शासक हुए थे, उन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।